ये कहानी है हमीदपुर गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम सुरेश और छोटे भाई का नाम महेश था। बचपन में ही माता पिता का साया उनके सिर से उठ चुका था। उन्होंने गांव में अपना मैगी का ढाबा खोल रखा था। उनके मैगी आसपास के गांव में भी मशहूर थी। सुरेश भाई, आज मैंने मैगी में लाल मिर्च थोड़ी ज्यादा डाली है क्योंकि कल कई ग्राहकों ने लाल स्पाइसी मैगी बनाने के लिए बोला था। आज की ये तीखी मैगी खाकर लोग भी खुश हो जाएंगे। तुमने ठीक किया महेश, क्योंकि गांव के लोगों की फरमाइश से ही हमारा मैगी का ढाबा चलता है। अगर हम उनकी पसंद की मैगी नहीं बनाएंगे तो हमारी मैगी फिर कौन खाएगा। फिर कुछ ही देर में ग्राहक उनके ढाबे पर आ जाते हैं और गर्मा गर्म एकदम तीखी लाल स्पाइसी मैगी खाते हैं। ग्राहक बड़े ही चाव से मैगी खा रहे थे क्योंकि ये लाल स्पाइसी मैगी उन्हीं की डिमांड पर जो बनी थी। महेश भाई, तुम्हें चाहे कुछ भी कहो, तुम एकदम हमारी पसंद की मैगी बनाते हो। हमने जैसी मैगी बनाने के लिए तुम्हें बोला था, तुमने एकदम वैसी ही मैगी बनाई है। अरे नहीं राकेश भाई, ये सब तो आपका प्यार है जो आप सभी को मेरी हाथों की बनाई हुई मैगी इतनी पसंद आती है। बस भाई, आप सब अपना ऐसा ही प्यार बनाए रखो जिससे हमारा ढाबा भी चलता रहे और आपको मैगी भी। सभी लोग ढाबे पर महेश की ही वाहवाही करते थे, जिससे कहीं ना कहीं सुरेश के मन में अपने छोटे भाई महेश के प्रति अलगाव पैदा होने लगता है। फिर कुछ समय बाद दोनों भाइयों की शादी हो जाती है। बड़े भाई सुरेश की पत्नी का नाम शिवानी था। शिवानी बड़ी ही लालची और ईर्ष्यालु स्वभाव की औरत थी, और वहीं छोटे भाई महेश की पत्नी महक एकदम सहनशील और समझदार औरत थी। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। एक दिन की बात है, जब सुरेश ढाबे का काम करके अपने घर पहुंचा, तब उसकी पत्नी शिवानी उससे बोली, सुरेश, ये घर आपका है और ढाबा भी आपने अपने ही पैसों से खोला था, तो इस हिसाब से ढाबे पर जो कमाई होती है उसका ज्यादा हिस्सा आपको ही मिलना चाहिए। आप तो बेवजह ही उस महेश को आधी कमाई दे देते हैं और फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। तुमने बिल्कुल ठीक कहा शिवानी। उस महेश को तो मैंने अपनी मदद के लिए रखा था, लेकिन अब ढाबे पर जो भी ग्राहक आते हैं वो उसी की ही वाहवाही करते हैं और मुझे ढाबे के मालिक को कोई पूछता भी नहीं। इसीलिए कहती हूँ, इस महेश को और उसकी पत्नी को घर से निकाल दीजिए, वरना कभी ऐसा ना हो कि ये महेश खुद ही ढाबे का मालिक बन के बैठ जाए और हमें अपने ही ढाबे पर नौकरों की तरह काम करना पड़े। बड़े भाई सुरेश की पत्नी शिवानी ने घर में आते ही अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसने सुरेश को उसके ही छोटे भाई महेश के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। फिर सुरेश और शिवानी दोनों मिलकर बिना किसी वजह से महेश और उसकी पत्नी महक को घर से बेदखल कर देते हैं। शिवानी अपनी चाल में कामयाब हो गई थी और वो मन ही मन बहुत खुश थी, क्योंकि अब वो पूरे घर की मालकिन बन चुकी थी। अब महेश और महक रहने और खाने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये सब कुछ अचानक ही हुआ था। तभी महेश महक से कहता है, मुझे नहीं पता था कि मेरी इस वफादारी का मेरा भाई मुझे ये फल देगा। मैंने तो दिन रात एक करके उनके ढाबे पर काम किया, झूठे बर्तन साफ किए, और मेरे भाई ने मेरे साथ ये सुलूक किया। हौसला रखिए महेश जी, हिम्मत मत हारिए। ये सब सुरेश भाई साहब की पत्नी शिवानी बहन की चाल है, ताकि वो अकेले ही पूरे घर की मालकिन बन सके। लेकिन महक, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। महेश, अगर आप मेरी बात माने तो हम मेरे घर चलते हैं। वहीं जाकर सोचेंगे कि आगे क्या करना है, और हमारे वहां जाने से मेरे माता पिता को भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। फिर दोनों पति पत्नी महेश और महक अपने मायके चले जाते हैं। घर आकर महक अपने बूढ़े माता पिता को सारी बात बताती हैं, जिसे सुनकर महक के पिता उनसे कहते हैं, तुम चिंता मत करो महेश बेटा, ये तुम्हारा ही घर है और तुम जितना समय चाहो यहाँ रुक सकते हो। बेटा आओ, अब आराम से यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए अभी गर्मा गर्म खाना बनाकर लाती हूँ। माँ जी, आज आप नहीं बल्कि मैं आप सभी के लिए मैगी बनाऊंगा। आप दोनों आराम से बैठिए, मैं अभी 2 मिनट में आपके लिए मैगी बनाकर लाता हूँ। चलो भाई, आज तक सुना ही है कि हमारे दामाद जी मैगी बहुत अच्छी बनाते हैं, तो आज इसी बहाने हम मैगी भी खा लेंगे।
फिर महेश रसोई में जाकर एकदम स्पाइसी तीखी मैगी बनाने लगता है। मैगी की खुशबू सारे घर में फैलकर घर में खुशनुमा माहौल बना देती है। फिर महक घर के सारे सदस्यों को मैगी परोसती है। मैगी एकदम स्पाइसी बनी थी, जिसे सभी लोग चटकारे ले लेकर खा रहे थे। पिताजी, मुझे एक विचार आया है। क्यों ना मैं इस गांव में एक मैगी का ठेला लगा लूं? वैसे भी मुझे मैगी बनानी तो आती ही है। इससे मुझे कोई दूसरा काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बेटा, ये गांव शहर के किनारे बसा हुआ है। गांव में पहले से ही चाउमीन, समोसे, मैगी के ठेले लगे हुए हैं। बेटा, ऐसे में तुम्हें कुछ अलग सोचना होगा। मेरे विचार से तुम पनीर मैगी बनाकर बेचो। ये सबसे अलग और नई खाने की चीज होगी। लेकिन पिताजी, पनीर मैगी बनाने के लिए पनीर कहाँ से लाएंगे? और पनीर का रेट तो आजकल आसमान छू रहा है। महेश, तुम उसकी चिंता मत करो। हमारे पास अपनी खुद की भैंसें हैं। उनके दूध से हम पनीर बना लेंगे और ठेले का इंतजाम मैं कर दूंगा। फिर अगले दिन उस गांव में महेश अपना पनीर मैगी का ठेला लगा लेता है। क्योंकि महेश को पहले से ही स्पाइसी मैगी बनानी आती थी, तो इसलिए लोग उसकी पनीर मैगी की खुशबू से मोहित होकर उसके ठेले पर आने लगे। अरे भाई, तुम्हें इस गांव में पहले तो नहीं देखा। लगता है तुमने आज ही अपना नया ठेला लगाया है। वैसे तुम्हारी ये पनीर मैगी हमारे गांव में नई खाने की चीज है। चलो, आज इसका टेस्ट भी किया जाए। हाँ भाई साहब, मैं कल ही इस गांव में काम की तलाश में आया था, लेकिन कोई काम ना मिलने की वजह से मैंने ये अपना पनीर मैगी का ठेला ही लगा लिया। फिर महेश उन ग्राहकों को अपनी स्पेशल पनीर मैगी देता है, जिसे खाकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और बिना बोले पनीर मैगी का आनंद लेते जाते हैं। वाह भाई, तुम्हारी मैगी तो एकदम स्पाइसी है और ऊपर से ये पनीर। मुझे तो मज़ा ही आ गया तुम्हारी मैगी खाकर। लाओ भाई, 2 प्लेट मेरे घर के लिए भी पैक कर दो। पहले ही दिन ग्राहकों से अपनी मैगी की तारीफ सुनकर महेश भी खुश हो जाता है। फिर महेश उन्हें घर के लिए 2 प्लेट पनीर मैगी पैक करके देता है और फिर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। देखते ही देखते महेश के पनीर मैगी के ठेले पर गांव की काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। गांव वाले महेश की पनीर मैगी की बहुत तारीफ कर रहे थे और ऐसे ही महेश की सारी पनीर मैगी बिक जाती है। फिर रात के समय महेश अपना ठेला बंद करके अपने घर आता है, जहां उसकी पत्नी महक उसका इंतजार कर रही होती है। महक, आज तो कमाल हो गया। आज तुम्हारे गांव में पहले ही दिन मेरी सारी पनीर मैगी बिक गई और गांव वाले हमारी पनीर मैगी की बहुत तारीफ कर रहे थे। हाँ महेश, मुझे पता है कि तुम्हारे हाथों में स्वाद का जादू है, जो लोगों को तुम्हारी ओर खींच लेता है। चलिए, अब आप खाना खा लीजिए, फिर सुबह पनीर मैगी बनाने की भी तैयारी करनी है। और इधर महेश का बड़ा भाई सुरेश, अब उसके ठेले पर कोई नहीं आता था। उसे मैगी बनानी तो आती थी, लेकिन उसके हाथों में महेश जैसा वो मैगी का स्वाद नहीं था। अरे क्या भाई सुरेश, तुम्हारी मैगी में अब वो बात नहीं रही जो पहले महेश की मैगी में हुआ करती थी। और महेश आजकल कहाँ रहता है? वो कई दिनों से गांव में दिखाई नहीं दे रहा। हे भगवान, ग्राहक हर रोज शिकायतें करने लगे हैं। ऐसे तो मेरा मैगी का ढाबा बंद हो जाएगा और मुझे तो मैगी बनाने के अलावा कुछ और काम भी नहीं आता। और इधर दूसरी तरफ महेश की पनीर मैगी के लोग दीवाने हो जाते हैं। गांव में महेश की पनीर मैगी के चर्चे होने लगते हैं। अरे भाई महेश, तुम्हारी पनीर मैगी तो गांव में फेमस हो गई है। अब तो शहर से भी लोग तुम्हारी मैगी खाने के लिए आ रहे हैं। अब तो गांव में महेश की पनीर मैगी का ही नाम गूंज रहा था। ठेले पर भीड़ ज्यादा होने की वजह से महक भी महेश की मदद किया करती, जिससे महेश को भी थोड़ा आराम मिल जाया करता। ऐसे ही एक दिन महेश और महक ने अपना पनीर मैगी का ठेला संगीत लगाया ही था कि तभी उन्होंने देखा कि उसका बड़ा भाई और भाभी उनके ठेले की तरफ आ रहे हैं। महेश, मेरे छोटे भाई, मुझे माफ कर दे। मैं तो तेरी भाभी की बातों में आ गया था। मुझे नहीं पता था कि तेरे बिना मेरा ढाबा ही बंद हो जाएगा। हाँ देवर जी, हमें माफ कर दीजिए। मैंने भी लालच में आकर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन अब हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी बनाई हुई मैगी से ही हमारा ढाबा चल सकता है। भाई और भाभी,
जब आपने मुझे घर से बाहर निकाला था तब आपने सोचा कि ये कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, कहाँ रहेगा। तब तो आपने मेरी कोई फिक्र नहीं की। और अब जब मेरी पनीर मैगी फेमस हो गई तब आप मुझसे माफी मांगने आए हो। अगर आपको मेरी जरा सी भी परवाह होती तो आप उसी दिन या उससे अगले दिन मुझे लेने आते। अब तो मैं यहीं महक के घर रहकर पनीर मैगी बेचूंगा और महक के माता पिता की सेवा करूंगा। अगर आपको यहाँ रहकर मेरे साथ काम करना है तो आप रुक सकते हैं। महेश की ऐसी बातें सुनकर उसका बड़ा भाई और भाभी शर्मिंदा होकर वहां से चले जाते हैं। अब महेश खुशी खुशी महक के गांव में रहकर ही मैगी बेचता और महक के माता पिता की सेवा करता। ऐसे ही कुछ समय बाद महेश भी गांव में अपना ढाबा खोल लेता है और पनीर मैगी बेचकर अपनी जीवन के निर्वाह करने लगता है।